वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की वीडियो मैं केवल स्पेसिफिक लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों का एग्जाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। तो बहुत सारे यूजर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि सर हमें एग्जाम्स में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप इसके बारे में अपने व्यूज दीजिएगा। तो मैं कंप्लीट आपको एक छोटा सा प्लान बताऊंगा इन 10 डेज में आपको किन टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीओ और क्लर्क के बारे में। तो अभी आपको पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और जो भी मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग के टॉपिक बताऊंगा उसमें पीओ का वेटेज कैसा होगा और क्लर्क का वेटेज किस रिस्पेक्ट में होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और उसके बाद हमारा जीडीपीआई होगा। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एग्जाम का, लेकिन अभी हमें केवल उन टॉपिक को देखना है जो हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम पैटर्न में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। लेकिन वहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपसे पूछा साथ में जाएगा। ओके, तो आपसे जो करंट अफेयर्स है वो और बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इनका कॉम्बिनेशन आपको इस पार्ट में पूछा जाएगा। ओके, और 2 घंटे का आपका ये कंप्लीट टेस्ट होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आइए अब हम टॉपिक की ओर डायरेक्ट मूव करते हैं कि हमारा सिलेबस हमें क्या क्या चीज़ें अभी हाईली वेटेज है उनको पढ़ना है। तो देखो, अगर मैं रीजनिंग की दोस्तों बात करूं तो रीजनिंग में मैं यहाँ पर आपको पीओ के लिए बताऊं तो देखो, पीओ के लिए हमारी यहाँ पर पजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स यहाँ से कम हमारे 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ओके, ये उम्मीद की जाएगी। लेकिन कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर समझने पड़ेंगे, जैसे कि इन इक्वालिटीज आपकी 100% आती है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लें। और आप इस एग्जाम को अगर अपियर होने जा रहे हैं तब आप इनइक्वालिटीज दोनों टाइप की कर लें। पहली बात तो कोडेड वाली, जो कोडेड इनइक्वालिटीज होती है जिसमें लिखा होता है P@Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, P#Q इज दैट मीन्स P इज स्मॉलर देन Q। इस तरह से जो कोडेड फॉर्मेट होता है उसको भी आप ढंग से यहाँ पर समझ लें। ओके, एक ये आपका टॉपिक होगा। साथ में दोस्तों सिलोगिज्म, ये बहुत हाईली वेटेज रखते हैं, आप इनको भी बनाकर जाएं। इनपुट आउटपुट में उम्मीद ये है कि डबल शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि ये आपका रीजनिंग जो है स्कोरिंग सेक्शन होता है। पहले मैं आपको अटेम्प्ट करने को यही कहूँगा कि आप इनइक्वालिटीज, सैलोगिज्म्स और अगर आपसे कोडिंग डिकोडिंग बल्क में पूछी जाए तो आप उनको पढ़ लो। और साथ में ब्लड रिलेशन के ऊपर आपको पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा। कभी भी आप ब्लड रिलेशन के एक नंबर वाले क्वेश्चंस हमारे क्लर्क में ही देखने को मिलते हैं कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए राम श्याम से कहता है, वैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे क्लर्क लेवल में आते हैं। लेकिन अगर मैं पीओ के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो यहाँ पर हमारी पजल पूछी जाती है। पजल किस तरह की पजल होती है? पजल में कहा जाता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, द फादर ऑफ सी इज एक्स, द ग्रैंडफादर ऑफ एक्स इज मिस्टर वाई। तो इस तरह से हमें पूरा एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट में एक फैमिली ट्री बनाना होता है और जब हम फैमिली ट्री बना लेते हैं उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल ये नहीं है, आप यहाँ से 5 क्वेश्चन आसानी से ग्रैब कर सकते हो। लेकिन अगर मैं क्लर्क के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट है उसका वेटेज थोड़ा सा हल्के लेवल का रहता है। देखो, क्वेश्चंस हमारे पीओ और क्लर्क में आजकल सेम आते हैं, लेकिन लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसलिए पीओ की जो कट ऑफ होती है और क्लर्क की कट ऑफ होती है तो ये हाई हो जाती है क्लर्क की, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि आपके पीओ में भी अपेयर करते हैं और क्लर्क में भी अपेयर करते हैं, क्लर्क का पेपर हल्का हो जाता है तो वो पीओ वाले बंदे जो होते हैं वो क्लर्क में अच्छे नंबर लाकर कट ऑफ को हाई पहुंचा देते हैं। लेकिन जो बंदा केवल एक ही एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहां पर वो अपने एवरेज मार्क्स ही ला पाता है। इस वजह से लोग कहते हैं कि क्लर्क और पीओ में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। फाइन। दूसरी चीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या करना होगा, एक आपको बड़ी सी सीरीज दी होगी और इस सीरीज के ऊपर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सीरीज में आपसे पूछा जाता है कि लेफ्ट टू द राइट ऑफ सेकंड लेफ्ट, ऐसे पूछा था सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ थ्रू द राइट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको रीजनिंग में कराए हुए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और आपको कंप्लीट यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको मैं बताऊँ, इन 10 दिनों में अगर आपको यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप ये मान के चलो कि मुझे 10 दिन है मेरे पास में लगभग, तो मैं हर दिन 2 पजल बनाऊंगा या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, तो टोटल में 20 सेट यहाँ पर लगाकर ऑलरेडी जाऊंगा। साथ में ही मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा कोडिंग डिकोडिंग की और इनइक्वालिटी के दोनों फॉर्मेट की, कोडेड वाली और स्टेटमेंट वाली, कोडेड इनइक्वालिटीज और स्टेटमेंट
वाइज इंक्लूडेड होती है, जिसमें लिखा होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज लेस देन डी इज इक्वल्स टू ई। इस तरह से जो एक आपको स्टेटमेंट दिया होता है, फिर आपको कंक्लूजन दिए होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी हमारे आ सकते हैं। फाइन। अब अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट, तो देखो इनपुट आउटपुट के ऊपर मैंने 5 वीडियो अब तक लाई हैं, और इन 5 वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको आनी चाहिए। तो मैंने आपको डबल शिफ्टिंग, सिंगल शिफ्टिंग दोनों चीज़ें बताई हैं। ओके, तो आप इन चीज़ों को तैयार कर लें। और देखो सैलोगिज्म में मैं आपको बताऊं कैसे क्वेश्चंस आप तैयार करो। देखो सैलोगिज्म में क्या है कि हमारे सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे आइदर और केस बनाते हैं, उन पर आपका एक क्वेश्चन जरूर होता है, पॉसिबिलिटी आपकी पूछी जाती है, और आपका एक सम नॉट केस भी पूछा जाता है। तो सम नॉट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, इसमें बहुत लोगों को अभी भी डाउट है, तो मैं इसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। जैसे ही इसका कोई एक 100% सॉल्यूशन आएगा, तो सम नॉट का 100% हमारे क्वेश्चन ठीक निकले, इसके लिए मैं आप तक एक वीडियो जरूर लाऊंगा। इसके ऊपर अभी हमारी टीम के मेंबर्स कुछ रिसर्च कर रहे हैं, और कुछ और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपने व्यूज दिए हैं। हम उनके कंसर्न को रखते हुए आप तक ये वीडियो सैलोगिज्म में सम नॉट के ऊपर जरूर लाएंगे। फाइन। अब हम दोस्तों बात करेंगे क्वांट की। देखिए क्वांट में मैं आपको बहुत स्पेसिफिक टॉपिक के नाम बताऊंगा जिनको आपको इन 10 दिनों में प्रैक्टिस करना है। वो टॉपिक मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहले मैंने रखा है नंबर सीरीज को, जहां से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये अप्रोक्सीमेशन और अप्रोक्सीमेशन के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन ये वाइसा वर्सा दोनों में से कोई एक पोर्शन आपका आता है। तो अगर आपका ये एग्जाम में 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप इस गेम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात करेंगे अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक के अंदर जैसे आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, एलिगेशन, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, तो ये सारे टॉपिक हमारे बेसिक अरिथमेटिक में आ जाते हैं, जो हमारे लैंग्वेज की फॉर्मेट में होते हैं। ओके, ये भी मैंने आपको सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट करा ही दिए हैं। और एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से जरूर आएगा। मेंसुरेशन का इनिशियल पूछा जाएगा कि कभी आपसे सर्किल से क्वेश्चन पूछ लिया, या रेक्टेंगल से पूछ लिया, या किसी का डायगोनल दिया तो कुछ पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको अभी ब्रीफ की अगर मैं बात करूं, तो आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज इन टॉपिक को कर ले। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आप वहां पर अगर आप ट्राई करते हैं, तो आपसे ऐसे वहां पर 3 से लेकर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। अब देखो दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगर मैं डीआई की बात करूं, तो यहाँ पर आपकी लगभग 3 से 4 डीआई भी हो सकती है। 4 डीआई का मतलब कितना हो जाता है? 20 मार्क्स। तो आप इनमें मान के चलो कि 20 मार्क्स में आपकी 2 डीआई ईजी होंगी और 2 डीआई आपकी टफ होंगी। टफ इन द सेंस में कि उसके जो ऑप्शंस होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। अभी आप किस पर फोकस कर लो, देखो टेबल डीआई आप बनाकर आओ, लेकिन टेबल डीआई में क्या होता है, डेटा अगर हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है और अगर ऑप्शंस हमारे क्लोज नहीं होते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेबल डीआई आप देख लेना कि अगर आपने वैसी डीआई कभी इन फ्यूचर बनाई हुई है, पहले आप बना चुके हैं पास्ट में, तभी आप उस डीआई को वहां पर क्लिक करना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस जिनको आपको आज तक कभी आपने टच भी नहीं किया है और डायरेक्टली आप फ्रेश माइंड से एग्जाम्स में बनाते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और डीआई में आप प्रैक्टिस करने की बात मैं बताऊं, तो देखो पाई चार्ट की अगर डीआई आ जाए, डिग्री बेस या कोई भी, तब आप उसको बना लेना। ओके, अगर आपका एक ग्राफ काइंड ऑफ आ जाए, ओके, तो आप इसको भी बना लेना। बार ग्राफ अगर आपका आ जाता है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट करना। फाइन, क्योंकि ये हमारे आसानी से बन जाते हैं और इनमें हमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं दिया होता है। ओके, दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी आप परसेंटेज टेबल के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर लो, रेशियो निकालना सीख लो, और आपके जो टेबल हैं वो आप कम से कम 30 तक आपको याद होनी चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन की जो बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स हैं कि जल्दी से परसेंटेज कैसे निकालना, ठीक है, जल्दी से हमें फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी डीआई में आप अगर अप्रोच करते हो, तब आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ओके, अब क्वाड्रेटिक तो आपको एग्जाम्स में बनाकर ही आनी है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आपकी 2 तरह से आ सकती है। या तो आपसे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर आपसे एक क्यूबिक फॉर्मेट पूछ लेगा। क्यूबिक मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे उम्मीद है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्वेश्चंस आए थे, वो हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन होता है 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सपोज करना ये एक डमी इक्वेशन है, जरूरी नहीं कि ये सेटिस्फाइड करेगी। इसका एक यूनिक सोल्यूशन दिया होता है x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज द फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैंने ये कह दिया, तो x बराबर 1 क्या है, ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर मैं 1 को इस इक्वेशन में रखूंगा, तो ये 0 आना चाहिए, लेकिन अभी आप यहाँ पर 1 रखोगे तो आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने डमी डेटा बनाया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये मैंने क्यूबिक फॉर्मेट में आपको बताया है।
आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तब आपके नंबर और भी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आप 5 क्वेश्चन आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ डेटा सफिशिएंसी और प्रोबेबिलिटी की, तो देखो प्रोबेबिलिटी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एप्पल को आपको अरेंज करना है और क्या इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कभी आपसे क्वाइन के क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी आपके डाइस के क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी आपके कार्ड्स के क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आप बॉल्स को रैंडमली पिक करते हैं, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी में पूछ सकता है। डेटा सफिशिएंसी में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। डेटा सफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि पूरी की पूरी क्वांट में से कहीं से भी आपने उसने डेटा उठाया और पूछ लिया क्या इस प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए क्या दिया हुआ डेटा सफिशिएंट है, पार्ट 1 सफिशिएंट है, पार्ट 2 सफिशिएंट है, दोनों सफिशिएंट नहीं है, दोनों सफिशिएंट है, या आइदर है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, तो अभी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई पर बहुत फोकस करना है। नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, ये टॉपिक ही आपको इस गेम में सेफ जोन में लेकर जाएंगे और आप अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश, ये वैसे भी आपको लगता है कि जिसको आती है तो बहुत अच्छे से आती है और जिसको बिल्कुल नहीं आती तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंग्लिश में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि आपको बेसिकली करना क्या है, लेकिन मैं आपको एक फंडा बताना चाहूँगा। आजकल जो IBPS PO में रीडिंग कंप्रेंशन आया था, वहाँ पर जो एंटोनिमस और सेनोनिम्स आए थे वो क्या थे, हमारे बोल्ड में नहीं थे। पहली चीज़ मतलब वहाँ पर आए नहीं थे, फाइन, ये वहाँ पर नहीं आए थे, एंटोनिमस सेनोनिमस नहीं आए थे। लेकिन कुछ वर्ड जिनकी आपको फाइंड करने के लिए निकालने थे वो वर्ड आपके बोल्ड भी नहीं थे। ओके, तो आपको पैसेज में सर्च करना होता था। तो आरसी वैसे ही टिपिकल रहता है, कभी कभी 2 आरसी हमें आ जाते हैं तो 20 नंबर तो हमारे यहाँ से हो जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ अगर 20 नंबर का आरसी आएगा तब प्रोबेबिलिटी यही है कि वहाँ पर आपसे एंटोनिमस पूछ ले और सेनोनिम्स पूछ ले। ओके, अगर आपका क्लर्क में आप आरसी को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि क्लर्क में मैक्सिमम 2 पैरा का आरसी होगा और वो स्टोरी बेस्ड होगा। लेकिन आपका अगर स्टोरी बेस्ड नहीं है, तब अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं, तभी आप इनको अटेम्प्ट करना। और आरसी जो लोग बनाना चाहते हैं, जो रीडिंग कर लेते हैं, जिनको पैसेज समझ में आ जाता है, तो पहले आप क्या करना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप आरसी पढ़ना स्टार्ट करना। तो आप जैसे जैसे आरसी पढ़ोगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा। और दूसरा लोग कहेंगे कि सर हम एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर कैसे हिट करेंगे। देखो आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, 2 बाउंड्री होती है। यहाँ पर आपका क्या होता है, रीडिंग कंप्रेंशन होता है और इस साइड में आपका क्वेश्चंस दिया होता है, फाइन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन होता है। तो मैं आपको बताऊं, पहले आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चन आपने रीड कर लिए। अब पैसेज आपका स्टैटिक रहता है, पैसेज कभी चेंज नहीं होता है। उन सारे क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज को पढ़ो, जो क्वेश्चन मिल जाए उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस क्वेश्चन को टिक मार के सॉल्व करते रहो। तो अगर आप मान के चलो कि आपके 20 नंबर के रीडिंग कंप्रेंशन है और आपने अगर दोनों पैसेज को 10 से 12 मिनट में भी सॉल्व कर दिया, तो आप 20 नंबर में से मान के चलो कम से कम 18 नंबर 17 नंबर तो आप ले ही आओगे। ओके, तो आप मान सकते हैं कि आप कितने सेफ जोन में यहाँ से जा सकते हैं। दूसरी चीज़, क्लॉज टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करना। क्लॉज टेस्ट को करने का तरीका एक यही है कि आप पहले क्लॉज टेस्ट को पूरा पढ़ लो, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लो, उसकी थीम देख लो कि किस टॉपिक के ऊपर बेसिकली है। अभी रिसेंटली जो क्लॉज टेस्ट आए हैं वो ब्री एक्सेप्ट से पूछ लिया था। तो क्लॉज टेस्ट जो आता है वो हमेशा एक कोई बर्निंग टॉपिक के ऊपर पूछ लिया जाता है। आपसे कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर पूछ ले सकता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर पूछ सकता है, सीपैक क्या है। ओके, अभी कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बारे में पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कोई एक टॉपिक आपसे पूछ सकता है, जो भी वर्निंग टॉपिक होगा। IS का टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस है तो इससे आपसे पूछ सकता है। कभी आपने देखा होगा कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ और इसमें उन टर्म्स को पढ़ लो। सर्जिकल स्ट्राइक का द हिंदू का न्यूज़पेपर आप उठाओ और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप पढ़ लो, तो हो सकता है आपसे वो पैसेज आ जाए, तो आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है और आपको ग्रामर भी ढंग से आता है, तब आप एरर स्पॉटिंग और करेक्शन वाले क्वेश्चन को तो आसानी से कर ही सकते हो। अगर आपके डबल फिलर्स वहाँ पर आएंगे, ओके, डबल फिलर्स को आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहना चाहिए। देखो, डबल फिलर्स में क्या है, 2 फिलर्स होंगे और उनको आपको फिल करना होगा। तो पहले आप पूरी लाइन को पढ़ लेना, पूरे आपने दोनों तीनों सेंटेंस जितना बड़ा भी हो उसको पढ़ लिया। तो जिस जगह पर जो चीज़ें खाली हैं तो पहले एक वर्ड को फिट करके देखो दोनों जगह पर, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस में हमेशा भरे जाते हैं, अगर एक जगह लिखा हुआ है ओके और एक जगह लिखा है हैज़, तो आप ध्यान रखना कि सबसे पहले ओके आपका आएगा फिर हैज़ आएगा। कभी भी ऐसा नहीं कि हैज़ पहले आएगा फिर ओके बाद में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपके पेयर होते हैं डबल फिलर्स में, वो ग्रुप में आते हैं। तो आप ग्रुप में सारे पेयर्स को हर क्वेश्चन में रख के देख लो, जो क्वेश्चन आपको सेटिस्फाइड लगता हो उस पर आप टिक लगाओ। ओके, तो ये हमारी
यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और पैरा जंबल्स को आप बना जरूर लेना, क्योंकि पैरा जंबल्स के ऊपर मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हैं। आप इन 3 वीडियोस को सॉल्व कर लो और आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया लग जाएगा कि पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम्स में कैसे हिट करना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की यहाँ पर बात करूं तो जनरल अवेयरनेस बहुत हाईली स्कोरिंग टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपने इसको कायदे से पढ़ा है तब लास्ट के 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर्स आप रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आपको न्यूली अपॉइंटमेंट पढ़ना होगा, बैंकिंग की टैगलाइन आप पढ़ लो, कैपिटल करेंसी पढ़ लो, डेज एंड डेट पढ़ लो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहाँ कहाँ विजिट किए अपने नेबर्स कंट्रीज में, इनके बारे में पढ़ लो, और जो अभी सबमिट्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये आप सबमिट्स जरूर पढ़ के जाओ। आप गूगल पर सर्च मारो, आपको सब कुछ एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है। और जो लास्ट के 6 मंथ में योजनाएं आई हैं उनके बारे में पढ़ो। देखो क्या होता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो अभी उज्ज्वला योजना भी आई है। उज्ज्वला योजना किसके लिए है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, कहाँ लॉन्च हुई, क्या इसके बारे में डिटेल है, किसको लाभ मिलेगा इससे, तो ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़नी होती हैं। मैं आपको बताऊं, अगर एक आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने टारगेट मान लिया है कि मैं इस एग्जाम को लेकर आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट की एक स्कीम आती है योजना मैगजीन। ओके तो आप योजना मैगजीन को मंथली डेली बेस जो मंथली आपकी मैगजीन आती है आप इसको हर दिन पढ़ो, और एक मंथ में एक मैगजीन आती है, इसमें गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है वो सारी की सारी बताई जाती हैं। तब आप योजना मैगजीन से काफ़ी कुछ कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, फाइनेंशियल अवेयरनेस की टर्म्स, कभी आपसे बैंकिंग अकाउंट्स में पूछ सकता है, अकाउंटिंग क्या होती है, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस की लिमिट क्या है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, आईएमएफ क्या है, आईएमएफ की हेड कौन है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे फाइनेंशियल टर्म्स में आ सकते हैं, तो हमें इनको पढ़ना है। अगर आप जनरल अवेयरनेस को बहुत कायदे से डिटेल्ड में आप समझना चाहते हैं तो मैंने एक अच्छी सी वीडियो अब तक बनाई है, अपना बेस्ट मैंने दिया है इस वीडियो को बनाने में दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, और ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो को डाल रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट दोस्तों, अब इन 10 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं, तो मैं आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करना चाहूँगा कि आप अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे बड़ा काम होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो लास्ट टाइम में आपको मैं बता दूं कि आप अगर अपने डेली रूटीन को आप कैसे बिजी रखना चाहेंगे, तो देखो मॉर्निंग में आप क्या करो, स्पीड टेस्ट दो जरूर से जरूर। जो लोग बहुत सीरियसली इस एग्जाम को देखना चाहते हैं, देखो क्योंकि हमारे पास वैकेंसी इस बार बहुत कम है, एज यूजुअल हर बार कम होती है इसमें, तो अगर आपको इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो प्रैक्टिस आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। तो आप डेली बेसिस में मॉर्निंग में क्या करो, स्पीड टेस्ट दो। और मॉर्निंग में मैं आपको यही बताऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या है, आप 8 बजे अगर उठकर जो अपना 10 बजे तक का स्पीड टेस्ट देते हो वो आप दे लो। ओके तो इस स्पीड टेस्ट को देने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको रियल व्यू मिल जाएगा कि आपका एग्जाम्स कैसा आता है। बाकी आप पूरे दिन में अपने जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनको आप रिवाइज करो, और साथ में टाइम दो हर एक चीज़ को। पूरे दिन में ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन मैथ ही पढ़ते जा रहे हो। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप इंग्लिश को कम से कम 4 घंटे दो। इन 4 घंटे में आप कोशिश ये करो कि मुझे कम से कम 2 क्लॉज टेस्ट बनाने हैं, 2 मुझे पैराजंबल बनाने हैं, और 2 सेट मुझे डबल फिलर्स के बनाने हैं। फाइन। तो आप ये मान के लो कि 6 सेट आप पर डे बनाते हैं, 10 दिन तक आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप 60 सेट की आपने प्रैक्टिस कर ली, और जब आपने इन 60 सेट की प्रैक्टिस कर ली होगी तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली समझकर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश क्या है, कंप्लीट प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, तो जिसकी प्रैक्टिस हल्की होगी वो इस इंग्लिश के सेक्शन में उसी को डर लग रहा होगा। फाइन। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, रीजनिंग के लिए भी आप प्रॉपर टाइम दो। करंट अफेयर्स को डेली मोमेंट पर आप उसकी मोबाइल में ऐप डालकर आप देख सकते हैं, मोबाइल में पीडीएफ डाल सकते हैं, और साथ में आप बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं जिनको आप मोबाइल में देख सकते हैं। वरना मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हार्ड कॉपी से अगर पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। फाइन। ये अगर देखो जब आप ट्राई करोगे तभी आपसे चीज़ें होंगी। मैं आपको सीरियसली एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डर लगता है, केवल वो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें, 1 महीने तक उनका डर खत्म हो जाएगा। पहली चीज़, कंप्लीट डेली उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर को जब वो किसी भी एक पैसेज आप 500 वर्ड का उठा लो, और आप 500 वर्ड के पैसेज को जब कभी भी पढ़ते हो, ओके, तो आप इसमें लगभग कम से कम
80 के आसपास लाइंस को कंप्लीट करते हो। यहाँ पर 70 से 80 सेंटेंस होते हैं जिनको आप पढ़ोगे। फाइन। तो अब आप ये मान के चलो कि आप एक न्यूज़पेपर की, किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप 500 वर्ड को एक पैसेज की फॉर्मेट में जब आप पढ़ते हो, वहाँ पर जो भी वर्ड आपको टिपिकल लगते हैं तो आप उनकी बोकैब को नोट डाउन करो। सबसे बेस्ट तरीका है, आप ये मत देखो कि कौन सी बोकैब मुझे याद हो जाए। बोकैब कभी पढ़ने से नहीं याद होगी, जब आप बोकैब पर खुद से रिसर्च करोगे तब आपको बोकैब याद होगी। ये मैं बिल्कुल आपको रियल एग्जाम्पल बताना चाहूँगा दोस्तों। बोकैब में बहुत लोगों को जिनको डर लगता था उनका डर दूर हुआ है, लेकिन उनका डर तब दूर हुआ है जब उन्होंने ट्राई किया है। तो आप अगर ट्राई नहीं करोगे तब आप इस चीज़ में नहीं कर सकते। तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो। दूसरी चीज़, आप मान के चलो कि मुझे इंग्लिश में देखो सेट होते हैं, पैराजम्बल्स, क्लॉज टेस्ट और आपके डबल फिलर। ओके, ये आपके 3 मेन है, और एरर करेक्शन। ये कोई भी आप एक बुक उठाओ जिसमें सॉल्यूशंस भी दिए हो, तो आप इन चीज़ों को अपने आप से ट्राई करो। और अगर आप कोई भी पैराजम्बल्स को पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ पर रुक मत जाओ, उसको बंद मत कर दो, उसको समझो और उस वर्ड मीनिंग को गूगल पर सर्च करो, सेंटेंस को गूगल पर टाइप करो और उस सेंटेंस को समझो। जब आप ट्राई करोगे तभी आपसे चीज़ें बनेंगी। आप अगर 2 पैराजम्बल्स को, मुझे लगता है अगर आप ठीक 1 घंटे में भी बना लेते हो तो आप दोस्तों, बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते थे उसको आपने 2 घंटे में ट्राई किया। लेकिन आप धीरे धीरे इस चीज़ को रिड्यूस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपकी 5 से 10 मिनट में आ जाएगी। फाइन। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो डेली प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के साथ में एक कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहो इंग्लिश के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट मेंटेन रहता है। फाइन। जब आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाए तब आप इस टेस्ट दो। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस इंग्लिश से डर भगा सकती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इंग्लिश को आप मैक्सिमम टाइम भी दो। अगर आप बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, और मैं बात करूंगा जीए की, तो आप सबसे ज़्यादा इंग्लिश को टाइम दो, क्योंकि आपको इस टॉपिक में कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। आप सोचते हो भगवान ये मेरी प्लीज़ कट ऑफ इस एग्जाम में क्लियर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। आप खुद सोचना कि आप मैथ को जितना टाइम देते हो, रीजनिंग को देते हो, क्या उतना टाइम आप इंग्लिश को देते हो? जिस दिन आप ये चीज़ सोचोगे उस दिन आपको इंग्लिश को टाइम देना बनेगा, और आप ट्राई करोगे तो आपसे जरूर ये चीज़ें बनेंगी। फाइन। तो इन 10 दिनों में आप प्रैक्टिस करो और स्पीड टेस्ट पर डे दो। आपकी डेफिनेटली स्पीड इंप्रूव होगी, और हर एक एग्जाम से एक लेसन लेने की कोशिश करो। ऐसा मत समझो कि यार हर 3 महीने बाद तो एक एग्जाम आ ही जाता है, इसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट में नहीं होगा तो उसमें हो जाएगा, तो आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं अभी लिखकर आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम को देने के बाद उसमें प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम को अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, तब आप नेक्स्ट जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें आप दोनों गलतियों को दोहराएंगे जब नहीं, तब आपका डेफिनेटली वहाँ पर स्कोर अच्छा बनेगा। फाइन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम्स। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम पर जो भी वीडियोस मैं आप तक लाऊं वो आप तक डायरेक्टली आ सके। सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे फेसबुक के ग्रुप पर अपनी क्यूरीज भी डाल सकते हैं। तो फेसबुक के ग्रुप पर क्यूरीज डालने का फायदा ये कि दोस्तों एक फॉरम है, ये बेसिकली यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग ऐड हैं, और इस फॉरम को ये लोग बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व भी करते हैं। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस फॉरम से जुड़े और अपने डाउट्स पूछें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब हेयर। थैंक यू अगेन फ्रेंड्स।